जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज करा रहा हूं, जिसमें हमने क्लास को स्टार्ट किया था। सबसे पहले आपका पॉलिटी से पॉलिटी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही हैं और हिस्ट्री में मैं क्लास 6 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो करा रहा हूं। इसके बाद हम क्लास 7 करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन कौन सा है। और इसके पहले की क्लासेस आप जाके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, नैनार सेव संत थे, जो नैनार सेव आपके संत थे। दूसरा है, अलवार वैष्णव संत थे। तीसरा है, ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलिया तथा पनार जातियों के लोग थे। तो बताइए, इनमें से दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। पहला, दूसरा या फिर तीसरा, या सभी कथन असत्य हैं। तो अगर हम देखें, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नैनारों, जिसे हम सेव संत कहते हैं, और अलवारों, जिसे हम वैष्णव संत कहते हैं। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुल्या और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो नैनार सेव संत थे और अलवार आपके वैष्णव संत थे, ठीक है। और ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलिया तथा पनार जातियों के लोग थे? नहीं, इसमें सभी जाति के लोग थे। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो पहला है, पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मुदेर चोलों का बंदरगाह था। तो पुहार पांड्यों का बंदरगाह था और जो मुदेरे था ये चोलों का बंदरगाह था। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्या के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय। तटीय शहरों में दो महत्वपूर्ण आपके क्षेत्र थे, एक था पुहार और दूसरा था आपका कावेरी पट्टनम, ये चोलों का बंदरगाह था, ठीक है। और मुदेर का पांड्यों का राजधानी थी। तो ये दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि पुहार जो है ये चोलों का बंदरगाह था। तो पुहार चोलों का बंदरगाह था और मुदेर पांड्यों का बंदरगाह था। तो ये इसका आंसर होना चाहिए था, ये इसका होना चाहिए, इसलिए दोनों आंसर आपके गलत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में बताना है सत्य कथन कौन सा है। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दार्शनिक शंकर, ठीक है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य है और कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है। तो पहला जो है हमारा, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था, ये कथन तो सही है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था केरला में। तो ये कथन आपका सत्य हो गया। वह अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा था, माया कहा था, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, ये कथन भी आपका सही है। तो 2, 3, 4 कथन आपका सही हो जाएगा, पहला कथन आपका गलत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। वीर
सेव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका कर्नाटका में। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं हुई वह बसवन्ना और अल्मा प्रभु एवं जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर सेवा आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। ये आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुई थी। वीर सेवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मांडवादी विचारधाराओं के विरुद्ध अपने प्रबल को प्रस्तुत किया था। तो वीर सेवा आंदोलन आपका 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटका में शुरू हुआ था और यहाँ पर जो व्यक्ति थे वह सभी जाति नारी के प्रति व्यवहार के बारे में जो ब्रह्मांडवादी विचारधारा था उसके विरुद्ध ये प्रबल प्रस्तुत कर रहे थे। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जाने रे किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका नरसी मेहता। दक्कन के संत कवि सभी प्रकार के कर्मकांडों प्रवृत्तिता और ढंग और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। ये क्या है? ये जो लिखा गया है ये किस चीज़ पे लिखा गया है? ये एक टाइप का जो सामाजिक अंतर है, सामाजिक अंतरों का विरोध है। ये यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया है। ठीक है। वैष्णव जन तो तेन कहिए पीर पराए जान रे, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसी मेहता ने ये कहा था। तो महात्मा गांधी जी का जो प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेन कहिए पीर पराए जान रे, ये गुजराती नरसी मेहता, ठीक है, याद रखिएगा, सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसी मेहता ने ये कहा था और इन्होंने सामाजिक अंतरों का जो विरोध था उसके लिए ये लिखा था। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में, किधर? उत्तरी क्षेत्र में। मध्यकाल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जो साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्थाओं की आलोचना करने लगे। इनमें नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी जन उल्लेख्य हैं। तो नाथपंथी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, कहाँ पे? उत्तरी क्षेत्रों में पाए गए थे। ठीक है। उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बनी आपकी नाथ पंथ। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई किसकी अनुयायी बनी? मीराबाई किसकी अनुयायी बनी? तो मीराबाई एक राजपूत कुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में हो गया था। 16वीं शताब्दी में इनका विवाह हो गया था और इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, किसका? रविदास, जो अस्पृश्य जाति से माने जाते थे, उनकी अनुयायी बनी। वह कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में व्यक्तित किया था। तो मीराबाई किसकी अनुयायी थी? रविदास की। ठीक है। और ये एक राजपूत घराने की थी। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चोल काल में वेटी एक प्रकार की ऐसा कर था जिसके नकद में संग्रहित किया जाता था, तो वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भू राजस्व था। तो
अगर हम बात करें तो चोल काल स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्द मिले हैं, जिसमें अधिक उल्लेखित जो कर है वह है वेटी। तो वेटी क्या है? जो नकद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। तो ये नकद में शामिल नहीं था, ये जबरन मजदूरी, ये आपका जबरन मजदूरी में लिया जाता था। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। वेटी एक प्रकार का कर था जो जबरन मजदूरी के तौर पे लिया जाता था, और ये चोलो वंश मतलब तमिलनाडु शासन करने वाले चोलो वंश के विभिन्न जो शिलालेख हैं उनमें ये लिखा गया है। ठीक है। और कदमई एक भू राजस्व था, ये कथन आपका सही है। कदमई भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो कबीर का जन्म जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुआ था और वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुस्लिम जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। तो जुलाहा का मतलब होता है बुनकर। ठीक है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक जी ने की थी। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक ने करतारपुर रवि नदी के तट पर डेरा गुरु नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की, और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था और उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साची रोसाई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसी को लंगर कहा जाता था। ठीक है। याद रखिएगा, गुरु नानक सिंह, गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु नानक सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो संस्कृत व्याकरण की रचना की थी पाणिनि ने। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो प्राकृत भाषा में दी थी। स्वामी महावीर ने अपनी प्राकृत भाषा में शिक्षा दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा समझ सके, क्योंकि प्राकृत उस टाइम पे आम बोलचाल वाली भाषा थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन है इसको आप बताइए। जैन धर्म के संदर्भ में पहला है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। दूसरा, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो बात करें तो व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था और किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करना, उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद में सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गए थे। तो उनके अनुयायियों की शिक्षा और कई शताब्दियों को मौखिक रूप से हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को देख के जो किसान थे वह इसका पालन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि किसानों को अपने फसल बचाने के लिए कीड़े मकोड़े मारने पड़ेंगे, और जैन धर्म का ये था कि ना आप किसी जीव को कष्ट दें, ना किसी जीव को मारें। तो इतनी कड़ाई से अगर पालन करना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए ये किसान नहीं कर पाए। तो कथन बोला है कौन सा सही है? तो कथन पहला आपका सही है
और दूसरा भी सही है। क्यों? क्योंकि ये स्वीकार नहीं किए थे। क्यों स्वीकार नहीं किए थे, मैंने रीज़न आपको बता दिया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपका विनय पिटक में। ठीक है, महावीर तथा बोध दोनों का ही मानना था कि घर को त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सकते थे। और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। तो विनय पिटक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है बौद्ध संघ के संदर्भ में। पहला है, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ये बात तो सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ये कथन भी सही है आपका। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये बात भी सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये बात भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से या दासों को अपने स्वामी से, राजा के यह काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ये कथन भी आपका सही है। एक स्त्री को उसके अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, यहाँ लिखा है अनुमति नहीं लेनी होती थी। विवाहित स्त्री जो है वह अपने माता पिता से अनुमति नहीं लेगी, वह अपने पति से अनुमति लेगी। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महायान के, और बताना है कौन सा कथन सत्य है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो महायान का मुख्य विशेषता यही थी कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने निर्वाण प्राप्ति की पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। तो ये तो सही है। और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तो मूर्ति पूजा वाला कथन मैंने आपको अभी बताया। और दूसरा, बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, इसमें अधिकांश मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी सही है। और इन्होंने बौद्ध में मूर्ति पूजा की। सबसे पहले किसका किया था? पीपल के पेड़ की मूर्ति बनाई गई थी। उसके बाद बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। मथुरा में सबसे ज़्यादा बनाया जाने लगा, मथुरा में। उसके बाद आपका तक्षशिला में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोध। बौद्ध सिद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका सही है बोधिसत्व के संबंध में। पहला है, वह ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, बौद्ध सती। लेकिन बौद्ध सती उन्हें कहते हैं जो ज्ञान के प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो एकांतवास में साधना करते थे, यहाँ है कि एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। तो ये बात आपका लोकप्रिय थी। ये अधिकतर पूर्वी मध्य चीन इनमें थी, थोड़ा कोरिया वोरिया में। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय थे। तो हाँ, यह आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। ये पहला आपका सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांस्कृतिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो एकांतवास में साधना नहीं, वह लोगों से मिलना, उनको मदद करना, शिक्षा देना, सांस्कृतिक परिवेश में रहना उन्होंने ठीक समझा। तो इसमें बोला है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, पहला कथन गलत है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम में चुनिए और बताइए कौन सा तीर्थयात्री आया था। तो तीर्थयात्री स्त्री और पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों में फाशियान आपको पता है बहुत ही फेमस ये था, फाहियान या फाशियान, ये काफ़ी प्रसिद्ध था। वह करीब, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, राइट आंसर है इसका बी, जो फाशियान है जिसे फाहियान कहा जाता है, ये आया था 1600। जो फाशियान है ये करीब 1600 साल पहले आया था। उसके बाद आया था आपका सेनसोंग, जिसे हेनसोंग कहते हैं, ये आया था लमसम आपका 1400 साल पहले भारत आया था। और उसके करीब 50 साल बाद इत्सियांग आया था। कौन आया था? इत्सियांग। ये कितने साल बाद? लमसम 50 साल बाद आया था आपका। ठीक है, वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो याद रखिएगा, फाइस्यांग वह करीब 1600 साल पहले आया था, सेनस्यांग 1400 साल पहले आया था, और उसके करीब 50 साल बाद आपका इत्सिंग आया था। ये सब बौद्ध के जो जीवन है उनसे जुड़े प्रसिद्ध मठों को देखने भारत आए थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेकुलस निक्टर का राजदूत था उसका नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेकुलस निक्टर का राजदूत जो था उसका नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेकुलस निक्टर का राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? आपको भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम बताना है कि इनमें से कौन सा क्रम आपका क्रम सही है। तो बताइए सबसे पहले कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियान और कुषाण। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके स्थान पर, साथ ही इसके जगह पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। सॉरी, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ और इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक शक शासक को गुप्त शासकों ने पराजय नहीं मिल सकी। ठीक है, शक शासकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्षों तक शासन स्थापित किए। तो सबसे पहले हिंदीवान, फिर शक आए थे, उसके बाद हिंद पार्थियान आए थे, फिर कुषाण आए थे। कुषाण लमसम आपका 2000 वर्षों तक शासन किया था इन्होंने। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी और इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इन अधिकारियों को धम्म महामत के नाम से जाना जाता था। धम्म महामात्र के नाम से। अशोक ने धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका यह कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दें, और वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। तो याद रखिएगा, धम्म महामात्र। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये कथन सही है आपका। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में हैं। किस लिपि में है? ब्राह्मी और प्राकृत लिपि में है। तो प्राकृत और दूसरा हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, इन दो लिपि में लिखे गए थे, तो खरोष्ठी नहीं होगा। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ये कथन भी सही है। इसी के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो ये किसके बराबर है? इक्ता। मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी और मनसबदारों को अपने वेतन राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता था, जिसे हम जागीर कहा जाता था, और कुछ हद तक इन्हें इक्ताओं की तरह थे। तो याद रखिएगा, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर थी? इक्ता के बराबर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें और इनमें से बताएं सत्य कथन कौन सा है। पहला है, यह केरल में मलयालम में लिखी गई एक पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो इसमें बोला है कि केरल के मलयालम में लिखी गई है। ओके। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो अगर हम देखें तो चेर लोग थे, उन्होंने संस्कृत की परंपराओं में बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। ये आपका लीला तिलकम मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृत्य जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई गई है और प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की श्रेणी है। तो ये मलयालम तो थोड़ा गलत हो जाएगा। और इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो ये भी एक काफ़ी रोचक तत्व है कि 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विशेष्य है, मणिपालम शैली में लिखा गया था। मणिपालम का शब्द का अर्थ होता है हीरा और मांगा। तो ये संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा दोनों में लिखी गई है। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ संस्कृत भाषा में ये नहीं लिखी गई थी, संस्कृत के साथ साथ आपकी क्षेत्रीय भाषा में भी लिखी गई है। ठीक। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। पहला है गंधार, दूसरा है ब्रह्मगिरी, तीसरा है गिरनार, लुम्बिनी, दिल्ली। ये तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो आपके गंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी, दिल्ली, वैशाली, सारनाथ, इलाहाबाद, अमरावती और सांची में पाए गए हैं। तो यहाँ तो उपयुक्त सभी हो ही जाएंगे। इसके साथ साथ जो नहीं दिया हुआ है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। जैसे दिल्ली हो गया आपका, प्रयागराज हो गया, अमरावती हो गया, ठीक। फिर सांची नहीं लिखा है, सांची हो गया, वैशाली हो गया।
तो ये कुछ नाम है, इन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी हों। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करके अपना थॉट, अपना व्यूज़ मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें। जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और उनका हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है, उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, जहाँ भी आपका जीएस आता है उसके लिए भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।